नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी हिंदुस्तान की ताकत की नुमाइश 26 जनवरी को परेड में की जाती थी, राजपथ पर ही होती थी। लेकिन अब किसी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान गड़गड़ाने लगते हैं तो कहीं हिंदुस्तान में बनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है। उसमें ताजा प्रदर्शन अब कल होने वाला है, जब खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी सैनिक उपकरण सेना को सौंपेंगे। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि झांसी से लद्दाख तक हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति देखकर कैसे दुश्मनों का कलेजा कांपता है। आज इंडिया यह भी जानना चाहता है कि मुंबई पुलिस के जिस पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को अदालत ने भगौड़ा कहा था, उनकी करोड़ों की काली कमाई का राज क्या है। वह एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरें हमारे पास हैं, जो आपको आज इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी। इस खबर को 32% लोग देखना चाहते हैं, भगौड़े परमवीर सिंह के बारे में। वहीं इंडिया यह भी आज जानना चाहता है कि खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी की प्रतिमा का कल पीएम मोदी जब अनावरण करेंगे तो क्या उसका कोई राजनीतिक पैगाम भी होने वाला है। तो शुरुआत सेना की ताकत वाली खबर से करना चाहेंगे, जिसको आपने सबसे अधिक वोट देकर हमारी इस वोटिंग में पसंद किया है। हिंदुस्तान अब रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। स्वदेशी हथियार और उपकरण हमारी सेना की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके तहत कल पीएम मोदी के हाथों हमारी सेना को मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों की एक किश्त मिलेगी। इनमें वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जो अपने ही देश में बना हुआ है। तो ड्रोन भी स्वदेशी होने वाला है, वो भी सेना को मिलेगा। यानी झांसी, क्योंकि एक कैंटोनमेंट है, एक छावनी है, वहां पर कल आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी झांकी देखने को मिलेगी। झांसी में स्वदेशी झांकी, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वदेशी हथियारों से होगा दुश्मन का सर्वनाश। आसमान में भी दिखेगा देसी तकनीक का दम। नौसेना को मिलेगा स्वदेशी रक्षा कवच। जल, थल और नभ तीनों ही क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी तस्वीर शुक्रवार को दिखेगी, वो भी स्वदेशी अभिमान की अलग जगाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में। जब खुद पीएम मोदी सेना को स्वदेशी हथियारों की खेप सौंपेंगे। इन स्वदेशी हथियारों का ब्रांड एम्बेसडर होगा LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि 22 सालों की मेहनत के बाद LCH ने हकीकत की शक्ल अख्तियार की है और अब दुश्मनों के सर्वनाश के लिए ये पूरी तरह तैयार है। ट्रायल के दौरान LCH हर पैमाने पर खरा उतरा। कल इसी हेलीकॉप्टर को पीएम मोदी आधिकारिक तौर पर वायुसेना को सौंपेंगे। भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका से खरीदे गए बेहद आधुनिक और लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहले से हैं, लेकिन वो भी करगिल और सियाचिन में सही से उड़ान नहीं भर सकते। ऐसे में LCH की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वायुसेना के इस वायुवीर की उड़ान क्षमता करगिल की चोटियों से भी ऊंची है। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। इसका डिजाइन स्वदेशी है और तकनीक बेहद एडवांस। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में पूरी तरह सक्षम है। चढ़ाई की क्षमता है 2400 फीट प्रति मिनट। उस हेलीकॉप्टर का फॉर्मल हैंडिंग ओवर माननीय प्रधानमंत्री जी इंडियन एयरफोर्स चीफ को हैंड ओवर करके करेंगे। मामला आर पार का हो या प्रहार का, LCH अपनी कैटेगरी में हिट ही नहीं सुपर हिट है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच वायुसेना ने इसे लद्दाख में तैनात किया था।
हथियारों के लिए हिंदुस्तान पहले अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उसी का बेजोड़ नमूना है ये ड्रोन सिस्टम, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया और महाराष्ट्र की स्वदेशी कंपनी ने इसे तैयार किया। एलएसी के पहाड़ी इलाकों की निगरानी इन ड्रोन्स की मदद से आसान हो जाएगी और चीन के लिए घुसपैठ नामुमकिन। और जिस एलएसी की निगरानी के लिए थल सेना को ड्रोन मिलने वाला है, उसी एलएसी से सटे लेह में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। यहाँ पर 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रेजांगलोंग में श्रद्धांजलि दी गई और सेना को उनकी याद में बना युद्ध स्मारक समर्पित किया गया। भारत माता की, भारत माता की। जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है वह बहादुर तो हैं ही, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वो कम नहीं है। आज रक्षा मंत्री लेह में तो कल पीएम मोदी झांसी में होंगे, जहां वो नौसेना अध्यक्ष को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी सौंपेंगे। साथ ही भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी पीडीएल की 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। तो स्वदेशी हथियार और ड्रोन कल सेना को प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से सौंपने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का दम दिखा था। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मेरी राय यह है कि स्वदेशी सैनिक ताकत आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आपकी राय की, आपके मिस्ड कॉल का हमको इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल नतीजे भी आपको दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय के साथ सहमत हैं या नहीं हैं। और राय बहुत साफ है, एक बार फिर दोहरा देता हूं, स्वदेशी सैनिक ताकत आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। तो कल यानी शुक्रवार की सबसे बड़ी पिक्चर झांसी में रिलीज होने वाली है, और इस पिक्चर का हीरो होगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH। इस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को करगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर दे। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली साल 2006 में। यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो पेलोड के साथ 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। इसमें अगर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो वो भी ये दाग सकता है। यह हवा से जमीन पर भी मिसाइल दागने में सक्षम है। एरियल फाइट के लिए एक गन भी इसमें लगी है। एक बार में 700 किलो हथियार ये लेकर उड़ान भर सकता है, यानी पूरी तरीके से ये कॉम्बैट फाइटर हेलीकॉप्टर है। एक तरफ हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर होगा तो दूसरी तरफ LAC पर चीन के खिलाफ ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने का इंतजाम भी कर लिया गया है। भारतीय सेना ने इसी साल जनवरी में 140 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण डील की थी। आइडियाज फोर्स नाम की कंपनी ने ये ड्रोन तैयार किए हैं। ये ड्रोन 4000 फीट की ऊंचाई पर जाकर 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकते हैं। 120 मिनट तक ये नॉन स्टॉप ड्रोन उड़ान भी भर सकते हैं। तो 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करेंगे, 120 मिनट तक की उड़ान भर सकते हैं। ऐसे ड्रोन चीन के पास भी है और चीन की मदद से पाकिस्तान को भी मिलते जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हिंदुस्तान की स्वदेशी सैनिक ताकत को दिखाएंगे तो दूसरी तरफ वो झांसी में उस देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे जिनके पास ताकत भले कम थी लेकिन हिम्मत इतनी थी कि उनके नाम से अंग्रेजों का दिल दहल जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की,
जो हिंदुस्तान में आज़ादी की पहली लड़ाई की महानायिका थी। पीएम मोदी के रानी लक्ष्मीबाई के दर पर जाने का क्या है सियासी मैसेज, इसके लिए आपको जाननी होगी मेरे सहयोगी रणवीर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमकती तख्ता में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी। कल झांसी में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी शिद्दत से याद किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के आन बान शान के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। कल झांसी में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1857 की उस वीरता की देवी को अपना प्रणाम बोलने झांसी आएंगे। कल 19 नवंबर है। कल के दिन ही 193 साल पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनकी 193वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी के किले में जाना और रानी की प्रतिमा का अनावरण करना एक तरफ उनको दी जाने वाली श्रद्धांजलि है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले पीएम मोदी का झांसी जाना राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। आप इसको समझने के लिए दो किनारों को पकड़िए। एक झांसी है जो रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है और जिसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई थी। दूसरा वाराणसी है जो रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि। इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति की बारीकियों को सबसे बेहतर समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी जाना इस चुनावी मौसम में कितनी अहमियत रखता है। जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। उनकी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से एक विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। अब आप पीएम मोदी की झांसी यात्रा से निकलते चुनावी संकेतों को ऐसे समझिए। झांसी बुंदेलखंड का केंद्र है और बुंदेलखंड की 19 की 19 विधानसभा सीटें पिछली बार बीजेपी की झोली में गिरी थी। वहीं वाराणसी में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 8 की 8 सीटें जीत ली थी। वैसे झांसी की रानी की शख्सियत देशभक्ति का पैमाना भी है। बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई की शख्सियत के दम पर लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि इतिहास के महानायकों की विरासत की दावेदार वही है। रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हरेक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह, नया उमंग हमें पैदा करता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से साफ कह दिया था कि वो झांसी नहीं देंगी। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में यानी चुनाव में बीजेपी की कोशिश ये होगी कि यूपी का राजपाट उसके पास ही रहे, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना तय है। इसलिए उनकी बातों में मत आइए, उन्हें जाना तय है। बदलाव की तरफ जा रहा उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है। सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलता है और पत्थर रखने से काम नहीं चलता है। तो एक तरफ महापुरुषों के नाम की राजनीति है तो दूसरी तरफ जीत के बड़े बड़े दावे। लेकिन इन दोनों के बीच की सच्चाई ये है कि यूपी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार 3 दिन तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो 2 दिन तक लगातार राजधानी लखनऊ में ही अपनी रातें बिताएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि पीएम मोदी 3 दिन तक लगातार वाराणसी में ठहरे थे, तब चुनाव की तस्वीर बदल गई थी। और देखिए क्या शानदार इत्तेफाक है, कल 19 नवंबर है, लेकिन कल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और कल ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन है।
दोनों ही भारतीय इतिहास में अपना अहम स्थान रखती हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर इंदिरा गांधी, दोनों देवियों में साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना जी जान से किया, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध में अमेरिका की धौंस को नहीं माना था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से ठीक पहले कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। और भुवनेश्वर में इस बयान के अगले ही दिन इंदिरा गांधी की दिल्ली में हत्या हो जाती है। हिंदुस्तान को अपने इन दोनों देवियों पर गर्व है, नाज है। वो देश महान होता है जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, अपने महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से निकालकर भावी पीढ़ियों के सामने रखता है। लेकिन लोकतंत्र में महापुरुषों की चुनावी अहमियत भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी कल झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इसकी राजनीतिक मतलब भी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक रिश्ता झांसी की रानी से जुड़ता है कि पीएम मोदी की कर्मभूमि वाराणसी थी, तो लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि वाराणसी है। ऐसे प्रतीकों के जरिए बुंदेलखंड रीजन की 19 विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी की नजर है, और बीजेपी इलाकों में मजबूत नजर भी आई थी। पिछली बार ये 19 की 19 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस साल की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रतीकों पर खास तौर पर बीजेपी और बीजेपी के नेता ध्यान दे रहे हैं। उनमें से एक है राजभर समाज के महानायक महाराज सुहेलदेव जी। ये उनकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल फरवरी में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, माफ करिएगा। सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे, जिनको राजभर अपना राजा मानते नहीं। राजभर समाज के लोग जो हैं वो इनको अपना, सुहेलदेव साहब को अपना राजा मानते हैं। सुहेलदेव ने तब महमूद गजनवी के भांजे को युद्ध में हराया था। इनकी अहमियत इस बात से है कि यूपी की 40 विधानसभा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर की आबादी करीब 18% की है। खुद को सुहेलदेव का वंशज मानकर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के विरोध में हैं और अखिलेश यादव के साथ हो चुके हैं। उनकी रथ यात्रा में दिखाई भी दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। आपको याद होगा, वो भी एबीपी न्यूज ने खबर आपको दिखाई थी। महेंद्र प्रताप हाथरस की मुरसान रियासत के राजा थे और जाट समुदाय से आते थे। पश्चिमी यूपी में 17% से ज्यादा जाट समुदाय के लोग हैं, जाट समुदाय के किसान हैं। ये देखिए, 17% से ज्यादा लोग जाट किसान हैं इस पश्चिमी यूपी में, और 80 विधानसभा सीटों पर इनके वोट बहुत ही निर्णायक माने जाते हैं। पिछले चुनाव में जाट वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के जरिए बीजेपी किसान आंदोलन के कारण इस बार किसानों के अंदर जो विरोध है, उनके अंदर जो गुस्सा है, उसकी काट को बीजेपी ढूंढ रही है राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान देकर, ताकि जाट उसके पास लौट आए अगर कोई नाराज है तो, जैसा कि बीजेपी के विरोधी कहते हैं। एक तरफ महापुरुषों के सम्मान की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर भी घमासान मचा हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद को लेकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी पर FIR दर्ज करा दी है। देखिए कि यूपी चुनाव से ठीक पहले राजनीति का नया मुस्लिम खेल कैसे शुरू हो चुका है। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत कहलाती है, और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। यूपी की चुनावी आग में कहीं ये बयान पेट्रोल न डाल जाए। जब बात बात पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के इस तीखे बयान पर हंगामा मच गया। ये बयान तो उस किताब का विस्तार है जिसको उन्होंने मोहम्मद नाम से लिखा है, और जिसमें कुरान की 26 आयतों पर सवाल उठाए गए हैं, और साथ ही अपने अंतिम संस्कार का वसीयतनामा भी लिख दिया है।
तो मेरे मरने के बाद मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त हैं उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे। ये सब कुछ यूपी चुनाव के साए में हो रहा है, इसलिए अपनी सुविधा के मुताबिक कोई वसीम रिजवी का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है और वसीम जी ने ये कहा तो उनका बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश में अपनी धमकदार मौजूदगी के लिए मचल रहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में FIR ही दर्ज करा दी। हैदराबाद के कमातीपुरा थाने में FIR नंबर 177/2021 में पुलिस कमिश्नर से ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई है। कहा, रिजवी की किताब मोहम्मद में पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा लिखी गई है। किताब की बातें और धार्मिक बयान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से जुड़े लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं। रिजवी का बयान भारत में मुसलमानों में दुश्मनी का भाव पैदा करना है जिससे शांति भंग हो। कुछ दिनों पहले ही वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना में देवी मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी किया था। साथ ही मंदिर के महंत नरसिंहानंद के साथ अपनी किताब मोहम्मद का विमोचन भी करवाया। देखने में ये किसी शख्स की निजी जिंदगी का मामला हो सकता है, लेकिन चुनावी चश्मे से देखिए तो बात इतने पर ठहरती नहीं है। वसीम रिजवी यूपी के हैं, जहां हिंदू मुसलमान का चुनावी खेल शुरू हो गया है। उनके खिलाफ मुकदमा ओवैसी ने लिखवाया है, जो यूपी में मुसलमानों का नेता बनने के लिए आए हैं। वसीम रिजवी के समर्थन में बीजेपी उतरी है, जो रिजवी के बहाने अच्छे इस्लाम और बुरे इस्लाम का हवाला दे रही है। इन सब के बीच यूपी चुनाव के सारे बड़े खिलाड़ी अपना दांव चल रहे हैं और उनके केंद्र में आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, उन्होंने आजादी दिलाई। समाजवादी पार्टी को भी पता है, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लिया। संगठन कैसे IS और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जब चुनाव में असली मुद्दों की चीख राजनेताओं के कानों में शीशे की तरह पिघलने लगती है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए धर्म का शोर मचाया जाता है। यूपी चुनाव में धर्म पर मचा शोर इसकी गवाही है। वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट को रिजवी की याचिका इतनी नागवार गुजरी थी कि उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना तक ठोका था। और अब आज की लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय आपके सामने दोहरा देता हूं। मेरी राय है कि स्वदेशी सैनिक ताकत आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुकी है। आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं, इसके लिए आपको मुझे मिस्ड कॉल देनी है। नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप सहमत हैं तो 7823944001 और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दें। हजारों की संख्या में रोज की तरह आज भी कॉल्स आ रहे हैं। आप कॉल्स करते रहिए। शो के आखिर में नतीजे दिखाऊंगा कि मैं जीतता हूं या मुझे आप लोग मिलके हरा देते हैं। पर आप अपनी राय और उस राय पर जो नतीजे आ रहे हैं वो आपके सामने रखता हूं। स्वदेशी सैनिक ताकत आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। 86% लोग अभी तक मेरी इस राय के साथ सहमत है। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल नतीजे भी आपको जरूर सुनाएंगे। और अब रुक करते हैं एक और आज की बड़ी खबर का, और यह है हमारी बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से जुड़ी खबर है। कल परमवीर सिंह को मुंबई की एक अदालत ने भगौड़ा घोषित किया और आज सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत उनको नहीं मिली। मैं आपके सामने परमवीर की शहर दर शहर करोड़ों की प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा रखूंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच बैठी। जस्टिस कौल ने परमवीर के वकील से पूछा, पहले यह बताइए कि आप हैं कहां, भारत में हैं या बाहर हैं? इसके बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती।
इस पर परमवीर के वकील पुनीत बाली ने जवाब दिया। याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिनिधि के जरिए याचिका दाखिल की है। मुझे दाखिल करने वाले वकील से जानकारी लेनी होगी। इस पर परमवीर के दूसरे वकील ने कहा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन याचिकाकर्ता को सांस लेने का मौका चाहिए, फिर वो खुद सामने आ जाएंगे। तब जस्टिस कौल ने कहा, आप अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं, हमें यह भी नहीं पता कि आप कहां हैं। अगर आप विदेश में बैठे हैं और राहत मिलने पर वापस आएंगे तो इन बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट नाराज था। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उस दिन बताएं कि आपके मुवक्किल कहां हैं, तभी सुनवाई आगे बढ़ेगी। जजेस ने बहुत साफ कर दिया परमवीर सिंह और उनके वकीलों को। मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से जब परमवीर सिंह को हटाया गया था तो उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन खुद परमवीर एक बार मालिक से वसूली के आरोप में फंसे हैं तो वो खुद फरार हो गए हैं। अनिल देशमुख जेल में हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन परमवीर सिंह जो कि रक्षक थे, वर्दीधारी थे, पुलिस कमिश्नर थे, वो कहां है किसी को पता नहीं है। लेकिन मुंबई से लेकर फरीदाबाद और चंडीगढ़ तक हमारी टीम परमवीर की कई आलीशान प्रॉपर्टी का आज कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाई है। एक आईपीएस अफसर हैं, कुछ लाखों में इनकी तनख्वाह होती होगी, लेकिन आज जब इनकी प्रॉपर्टीज की तस्वीरें अब आपके सामने आएंगी तब आप देखिएगा आपकी आंखें भौचक्की रह जाएंगी। आपको देखनी चाहिए। मेरे सहयोगी मुंबई से रौनक कुकड़े, सूरज ओझा, फरीदाबाद से मनोज वर्मा और चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जुहू में 4 करोड़ 64 लाख की मिल्कियत। नवी मुंबई में 2 करोड़ 24 लाख रुपए का फ्लैट। चंडीगढ़ में 4 करोड़ की आलीशान हवेली। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक भगौड़ा। जी हां, भगौड़ा। चंद दिनों पहले तक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की गिनती सबसे रसूखदार अफसरों में होती थी, लेकिन आज उनकी पहचान एक भगौड़े की है। अवैध वसूली मामले में परमवीर सिंह पिछले 1 महीने से अंडरग्राउंड है और इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस जल्दी ही उनकी सल्तनत की सीलबंदी करने की तैयारी कर रही है, जो महाराष्ट्र से लेकर चंडीगढ़ तक फैली है। एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बतौर पुलिस कमिश्नर सिर्फ 2-2.25 लाख की सैलरी लेने वाले परमवीर सिंह ने मुंबई में कई प्रॉपर्टी खड़ी की हैं, जिनमें से एक जुहू इलाके में है। इस प्रॉपर्टी को परमवीर सिंह ने लगभग 25 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत करोड़ों में है। ये जो सोसाइटी दिखाई दे रही है, इस सोसाइटी में परमवीर सिंह का एक फ्लैट है। इस प्रॉपर्टी को साल 2003 में लिया गया था, जिसकी फिलहाल की जो वैल्यू बताई जा रही है वो 4 करोड़ 63 लाख रुपए है। सिर्फ जुहू ही नहीं, बल्कि नवी मुंबई में भी परमवीर के नाम एक आलीशान आशियाना है, जिससे वो सालाना लाखों में मुनाफा कमाते हैं। ये प्रॉपर्टी नवी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में है। परमवीर सिंह ने जनवरी 2021 में जो डिटेल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की सरकार को दी थी, उसके मुताबिक तीसरे नंबर पर जिस प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने जिक्र किया था वो मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल में मौजूद है शगुफा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर पाम बीच रोड के बिल्कुल नजदीक ये प्रॉपर्टी है और इसकी मौजूदा कीमत 2 करोड़ 24 लाख रुपए बताई जाती है। मुंबई और नवी मुंबई में परमवीर सिंह के नाम जितनी प्रॉपर्टी है, उन दोनों की साझा कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। दोनों संपत्तियों से सालाना 10 लाख रुपए के करीब कमाई भी होती है। लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टी से भी महंगी एक प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, और वो है ये कोठी।
सरकारी कागजों में इस आलीशान कोठी की कीमत 4 करोड़ दर्ज है, लेकिन चंडीगढ़ के पौष इलाके में मौजूद इस सल्तनत की कीमत 8 करोड़ के करीब बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी परमबीर सिंह के पिता होशियार सिंह की थी, जिसमें परमबीर सिंह के अलावा उनके 2 भाइयों मनबीर सिंह और तेजबीर सिंह का भी शेयर है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास भी परमबीर सिंह की एक प्रॉपर्टी है। हालांकि अब ये जमीन वन विभाग के पास है। इसी कांत एनक्लेव के अंदर प्लॉट नंबर 83 ब्लॉक 1 में परमवीर सिंह की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसको परमवीर सिंह ने 14 लाख रुपए में खरीदा था। फिलहाल यहाँ पर अब जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये जमीन थी वन विभाग की थी और वन विभाग केस जीता और उसके बाद जो भी अवैध निर्माण यहाँ पर हुए थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया। कुर्की से पहले 30 दिनों का वक्त दिया जाता है। आज एक दिन खत्म हो गया है और अगर बाकी के 29 दिनों के भीतर परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की गाज गिरनी तय है। परमबीर सिंह कभी कानून के रखवाले होते थे, वर्दीधारी होते थे, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ 3 गैर जमानती और 1 जमानती वारंट है और वो भागे भागे इस वक्त अपनी ही पुलिस से फिर रहे हैं। परमबीर को मुंबई के किला कोर्ट ने कल भगौड़ा घोषित किया था। 9 लाख रुपए के वसूली मामले में वो भगौड़ा है। गोरेगांव में एक बार मालिक की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बार ओनर ने परमबीर और सचिन वाजे समेत कुछ लोगों पर वसूली का मामला दर्ज कराया था। अब भगौड़ा घोषित होने के बाद 30 दिन में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त होनी शुरू होगी। यानी परमबीर के पास 29 दिन का समय अभी बाकी है। उन पर भ्रष्टाचार और वसूली के कई आरोप लगे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस और उसकी एसआईटी के कई बार बुलाने पर भी परमबीर सिंह पेश नहीं हुए हैं। जुलाई महीने में ही परमबीर के खिलाफ ठाणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था ताकि उनकी निगरानी होती रहे कि वो देश छोड़कर भागे नहीं, पुलिस को उनके मौजूदगी के बारे में जानकारी हो। ऐसा चांदीवाल आयोग के सामने पेश न होने पर नोटिस मिला था। यह आयोग अनिल देशमुख पर आरोपों की जांच के लिए बनाया गया था। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन पर परमबीर ने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। पेश न होने पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया, लेकिन परमबीर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो एक बार मुंबई से गायब हुए तो पहले कहा गया कि वो हरियाणा में हैं, फरीदाबाद में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में हो सकते हैं जहां उनके पुराने घर हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले हैं। मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं परमबीर सिंह। और अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बाद एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बात करते हैं। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर समीर वानखेड़े हैं या समीर दाऊद वानखेड़े हैं। समीर वानखेड़े की जाति क्या है? नवाब मलिक एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं। परिवार ने दस्तावेज जारी करके फिर से सफाई दी कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन जाति के इस खेल में वाशिम जिले के कास्ट वेरिफिकेशन समिति ने एक और नया ट्विस्ट लाकर रख दिया है। क्या है ये ट्विस्ट? वो जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। फर्जीवाड़ा ये साबित होगा, नौकरी जाएगी। फर्जी, फर्जी और फर्जी। आज जब नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो घूम फिरकर यही शब्द उनकी जुबान पर बार बार आ रहा था और उन्होंने अपने इस दावे को फिर से दोहराया कि समीर वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं और उन्होंने फर्जी तरीके से एससी कोटे के तहत आईआरएस की नौकरी ली है। ये जो हमारी वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने कंप्लेंट हुई है, सारे दस्तावेज रखेंगे। इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, निश्चित रूप से सुनाई होगी, उन्हें भी बुलाया जाएगा और फर्जीवाड़ा ये साबित होगा, नौकरी जाएगी। नवाब मलिक के इसी आरोप के जवाब में वानखेड़े के परिवार ने वाशिम तहसील में अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिसमें उनकी जाति महार बताई गई है। ये डॉक्यूमेंट 12 जून 1989 को जारी किया गया है। वानखेड़े परिवार ने अपने समर्थन में
वडाला के सेंट जोसेफ स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक किया है। इसमें भी उनकी जाति महार ही लिखी हुई है। इन सर्टिफिकेट्स के साथ वानखेड़े परिवार ने अपनी सफाई में कहा है कि समीर की मां मुस्लिम थी, इसलिए प्राइमरी तक उनका धर्म मुस्लिम लिखवाया गया था। लेकिन प्राइमरी के बाद उनके पिताजी ने तहसील ऑफिस से लेकर बीएमसी तक इसमें सुधार कराया। समीर के मुताबिक उस वक्त तो वो खुद नाबालिग थे, ऐसे में दस्तावेज बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े परिवार ने धर्म और जन्म से जुड़े जितने भी दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं वो फर्जी हैं। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन पैदा होकर सर्टिफिकेट निकाला था वो सामने रखना चाहिए था। फर्जीवाड़ा है, छुपाने की कोशिश की जा रही। हमने सारी चीजें न्यायालय में रखी है। ये जाली करारा सर्टिफिकेट नहीं, जब पैदा हुए थे जो सर्टिफिकेट मिला था वो दिखाएं, ये हम मांग करते हैं। समीर वानखेड़े का परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के वाशिम जिले का रहने वाला है और जिले की कास्ट वेरिफिकेशन समिति ने अपनी शुरुआती जांच में ये दावा किया है कि समीर वानखेड़े के जन्म से पहले उनके पिता ने इस्लाम अपनाया था। समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति का बोगस प्रमाण पत्र हासिल किया है IRS की नौकरी पाने के लिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए वाशिम जिला जात पड़तालनी समिति जो है कास्ट वैलिडिटी कमेटी है, उन्होंने इस पर इंक्वायरी कंडक्ट की है जो कानूनन शुरू है। समीर वानखेड़े के धर्म का मुद्दा सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं। वानखेड़े का परिवार कह रहा है कि वो अनुसूचित जाति से हैं और अब वाशिम जिले की जाति वेरिफिकेशन समिति कह रही है कि वानखेड़े के जन्म से पहले उनके पिता ने इस्लाम कबूल किया था। हालांकि समीर वानखेड़े के पिता अब भी अपने दावे पर टिके हैं कि उन्होंने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है, देव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से। धर्म और जात का मुद्दा अदालत पहुंच चुका है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस किया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि फैसला आने तक किसी भी तरह का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सामने न लाए। मानहानि केस में फैसला 22 नवंबर को आएगा। और अब आपसे एक निवेदन है कि आप मास्क जरूर पहनिए। कोरोना गया नहीं है, इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि आप मास्क पहनते रहिए। एबीपी न्यूज #मास्क अप इंडिया मुहिम लंबे समय से चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए ताकि हम उसको यहाँ पर इंडिया चाहता है कि मंच पर दिखाकर हिंदुस्तान के बाकी दर्शकों को प्रेरित कर सकें कि आप भी अगर मास्क पहनेंगे तो आपकी तस्वीर भी यहाँ देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में दिखाई जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।